हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर फॉर्म कब निकलेगा, कब से ऑनलाइन होगा? तो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। उम्मीद है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको सीटेट का ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल जाए। जहाँ तक उम्मीद ही कर सकते हैं सभी लोग, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं देखने या सुनने को मिला है। फिलहाल कुछ भी हो, आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर या जनवरी के बीच में करवाया ही जाएगा। दिसंबर से लेकर जनवरी या फिर नवंबर या दिसंबर में। तो हमें अपनी तैयारी को जारी रखना है, क्योंकि 1 आध महीने में तैयारी एकदम से हो नहीं जाएगी। तो 2-3 महीने तो लग जाते हैं अपनी तैयारी को करने में। तो हम लोग, आपको पता है कि जो हमारी क्लास चलती है ईवीएस की, इसमें हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके 2021 दिसंबर और जनवरी 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन हम वो करते हैं जो आपके ईवीएस बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो आपके ईवीएस पेडागोजी आई थी वो हम बाद में क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम सिर्फ वो क्वेश्चन करते हैं जो आपके बुक से क्वेश्चन उठाए गए थे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास में, और वीडियो को लाइक कर लेंगे। जितने साथी लोग वीडियो को देखेंगे वो अंतिम तक वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आज की इस क्लास में कई सारे वो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए थे। जितने भी पीछे शिफ्टें हो चुकी हैं 14 से 15, इसमें 3 से 4 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू क्वेश्चन बनाए गए थे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। ये बहुत ही नया क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में। ये पीछे की शिफ्टों में किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, नया क्वेश्चन बन गया था। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। आपको ये बताना था कि इस संस्था के प्रधान कौन हैं। सही विकल्प का आपको चुनाव करना था, इस प्रकार से लिखा हुआ था। तो पहला ऑप्शन है मेधा पाटकर, दूसरा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, और जो चौथा ऑप्शन है वह है पीसी जोशी। तो इसका आंसर बताइए, अगर आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी क्लास 5 की ईवीएस की बुक से आया था। देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए लिखा है, यह मुमकिन है। क्या मुमकिन है? आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी हैं। वो लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। कौन सी संस्था है? तरुण भारत संघ संस्था, जो क्या करती है? पानी को बचाने के इंतजाम करती है। अब इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? वो देखिए आगे कटिंग और लगी है, लिखा है, राजस्थान के अलवर ग्रामीणों के लिए पानी वाला बाबा और शहरी संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह को मैग्सेस पुरस्कार मिल चुका है। राजेंद्र सिंह वर्तमान में जल संरक्षण के अभियान में व्यस्त हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था ये। इसमें 2 जगह से क्वेश्चन पूछा गया था। तरुण भारत अभियान यहाँ से, और ये दूसरा, इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? राजेंद्र सिंह हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जो था बिल्कुल सही था। क्या था? राजेंद्र सिंह। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर देख भी लिया है, राजेंद्र सिंह इसका सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल के स्तर की छेड़ता का मुख्य कारण क्या है? 3 से 4 क्वेश्चन आपके जल से संबंधित आए थे। ये जो आपकी शिफ्ट थी ये थी 5 जनवरी की। कब की थी? 5 जनवरी की शिफ्ट थी, जिसमें ईवीएस के 3 से 4 क्वेश्चन आपके सीधे जल से संबंधित आए थे 5 जनवरी को। तो जिनका भी एग्जाम था वो लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन आए थे या फिर नहीं आए थे। भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या हो सकता है, आपको ये इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है वर्षा का कम होना, दूसरा ऑप्शन है वृक्षों का आवरण कम होना, जबकि तीसरा ऑप्शन है सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना, चौथा ऑप्शन है नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। इन 4 ऑप्शनों में से सबसे अच्छा आंसर वो कौन सा है जो इसके लिए सही हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए भूमिगत जल के स्तर की छेड़ता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। वैसे तो देखा जाए, अगर यहाँ पर ऑप्शन रहता आल तो सबसे अच्छा रहता, लेकिन आल नहीं दिया था। तो इन चारों में से हमको सबसे अच्छा जो ऑप्शन था, मतलब जो सबसे सटीक आंसर था, वो सिलेक्ट करना था। तो क्वेश्चन आपकी बुक से ही आया था। ये देखिए कटिंग लगी है, लिखा है, अब हंसमुख के गांव में सभी लोगों ने अपने अपने पंप लगाकर जमीन के बहुत नीचे से खूब पानी खींचा। क्या किया है? पानी कम क्यों हो रहा है? ये देखिए लिखा है, का पानी कम हो, जमीन का पानी कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हंसमुख के गांव के जो लोग हैं वो अपने अपने पंप लगा करके जमीन के नीचे से खूब पानी खींच रहे हैं। ईवीएस की जो आपकी बुक है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया था। तो इसका जो जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंचाई है तो ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना। आपको पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का प्रयोग बहुत मात्रा किया जाता है, जिससे क्या होता है? पानी का दोहन हो रहा है।
और जल भूमिगत जल जो है उसमें कमी आ रही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 था बिल्कुल सही आंसर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा या फिर जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? आपको क्या बताना है? कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? तो सभी लोग बताइए ऐसे कौन कौन से रसायन हैं जिनके कारण अम्लीय वर्षा होती है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा ऑप्शन है एस्टिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। जबकि चौथा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी को आंसर देना है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये अम्लीय वर्षा में प्रमुख रसायनों का कार्य करते हैं। नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नए नए देखने को मिले थे 5 जनवरी की शिफ्ट में, तो लगातार क्लास में बने रहिए और अपनी नोटबुक अपने साथ में रखिए। जो क्वेश्चन आपको नया लगे, जो आपको लग रहा है कि आपने नहीं पढ़ा, उसको नोट डाउन करना और उसका आंसर लिख लेना अपने पास में। देखिए क्वेश्चन आया था आपकी साइंस की बुक से, कक्षा 6 की साइंस की बुक से आया था। लिखा है, ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? यहाँ से पढ़िए। ये गैसें अभिक्रिया करके क्या करती हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, जो क्या करती हैं? अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, नाइट्रिक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। ये देखिए लिखा भी है, सबसे पहले लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद लिखा है नाइट्रिक अम्ल। तो इसका जो है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, धरती पर आलवड़ जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुछ उपलब्ध आलवड़ जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल आलवड़ जल की मात्रा है? नदियों में है, झरनों में है, ग्लेशियर हिमनदी में है या फिर जलप्रपात में है? आपसे पूछा जा रहा है ऐसा जल आपको बताना है जिसमें लवण नहीं, यानी कि जो जल नमकीन ना हो, जिसमें नमक ना मिला हो, उसे कहते हैं आलवड़ीय जल या फिर आलवड़ वाला जल, जो खारा जल ना हो। तो यहाँ पे हमें यह बताना है कि निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल आलवड़ जल की मात्रा है। मतलब कहने का है जितना भी हमारे पृथ्वी पर जल है, तो उसमें से जो आलवड़ वाला जल है, इन चारों में से सर्वाधिक मात्रा किसमें? नदियाँ हैं, झरने हैं, ग्लेशियर हैं या फिर जलप्रपात हैं, ये बताना है हमें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आया था आपकी क्लास 6 की साइंस की बुक से। क्या आया था? इसका जो सही आंसर माना गया है ग्लेशियर हिमनदी माना गया है। जो हमारे पास शुद्ध जल का भाग है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो है ग्लेशियर और हिमनदी का भाग। देखिए क्वेश्चन आया था आपका यहाँ से। लिखा है, महासागरों में महासागर कितने परसेंट हैं? ये लवण जल का है, ये है लवण जल। क्या है? लवण होता है 97.3%। इसको हमें लेना नहीं था, हमको किसको लेना था? बर्फ छत्रक। इसको हम कहते हैं ग्लेशियर वाला जल। क्या कहते हैं? ग्लेशियर वाला। ये है 2.0, यानी कि 2% जल है ये। सर्वाधिक मात्रा में आलवड़ी जल जो होता है, ये होता है बर्फ छत्रक, यानी इसको हम कह सकते हैं ग्लेशियर हिमनदी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो था बिल्कुल सही हो गया। पहले नंबर पे है महासागर का जल, उसके बाद में है बर्फ वाला, यानी कि ग्लेशियर हिमनदी का जल। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने इसका किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके जल के आए थे, जल से संबंधित पूछे गए थे 5 तारीख, यानी कि 5 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ था ईवीएस का, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जल से लिए गए थे। तो बताइए निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? यानी कि इनमें से एक कथन ऐसा है जो जल के विषय में गलत है। तो उस गलत कथन को आपको छांटना है। पहला है, जल एक सार्वभौमिक विलायक है। बिल्कुल सही बात है, जल क्या होता है? सार्वभौमिक विलायक होता है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है। ये भी सही हो गया, दूसरा भी सही है। इसके अंदर क्या होता है? कई सारे पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। तीसरा है, जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। ये गलत है। जल का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर्वाधिक कितने पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है सर्वाधिक होता है, ना कि 100 डिग्री पर। उसके बाद है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। बिल्कुल सही है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में जो है हमें जल मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही है, जबकि
इसमें पूछा गया था गलत, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है गलत है इन चारों में से। देखिए ये क्वेश्चन आया कहाँ से था, ये क्वेश्चन आया था आपका, ये देखिए लिखा हुआ है कक्षा 8, 9 और 11 की बुक से पूछा गया था। कक्षा 11 की बुक से, ये देखिए कक्षा 11 की बुक से क्वेश्चन लिया गया था। लिखा है 4 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका उठाया गया था। तो आप लोग इसको याद रखना। और लिखा है हमारे पास द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है, ठोस, द्रव और गैस। कितने में होता है? ठोस, द्रव और गैस में होता है। ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका लिया गया था, 2 जगहों से लिया गया था। ये तो था कक्षा 8 की बुक से, और ये जो था ये था कक्षा 11 की बुक से। पूछा गया था कि आपको नॉलेज है या फिर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे होना चाहिए था 4 डिग्री, लेकिन यहाँ पे इसने कर दिया था 100 डिग्री, तो ये हो गया गलत। और यहाँ पर गलत ही पूछा गया था, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं? एक लड़की रीता है, अपने नौकरी वाले माता पिता उसके हैं, छोटे भाई बहन हैं, दादा दादी, चाचा चाची, उनके परिवार में जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर के रहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है मातृवंश परिवार, जिसमें रीता की माता मुखिया है। दूसरा ऑप्शन है पितृवंश परिवार, जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं। जो तीसरा ऑप्शन है वह है एकल परिवार, जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। चौथा ऑप्शन है संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो इसका बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? ये है एक संयुक्त परिवार, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा सब लोग साथ में रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम संयुक्त परिवार। एकल परिवार उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ बच्चे और माता पिता साथ में रहते हैं, उसको बोलते हैं एकल परिवार। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन आपका आया था यहाँ से क्लास 3rd की EVS की बुक से। लिखा है, ये देखिए दादा और दादी, उसके बाद में परिवार नीचे की तरफ आया दादा दादी के। फिर देखिए यहाँ पे हो गया चाचा और चाची, क्या है? ये चाचा हो गए, चाची हो गई, ये इन्हीं के बच्चे थे। उसके बाद में क्या हो गए? ये बुआ हो गए और ये छोटे चाचा हो गए। तो उसके बाद में फिर आगे बढ़ा परिवार, ये बड़े पापा हो गए, ये बड़ी मम्मी हो गई। फिर ये पापा हो गए और ये मम्मी हो गई। ये मम्मी और ये पापा हो गए, इधर ये बड़े पापा मम्मी हो गए, चाचा चाची हो गए, बुआ हो गए, छोटे चाचा हो गए। ये पूरा परिवार एक में रह रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। एक साथ में जो लोग रहते हैं उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। देखिए चाचा चाची और बड़े पापा बड़ी मम्मी सब साथ में रह रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त परिवार। तो इसका जो था ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? पहला ऑप्शन है दूसरे पशुओं का मांस, दूसरा ऑप्शन है घास एवं साग, तीसरा ऑप्शन है फल, चौथा ऑप्शन है अनाज। तो आपको बताना है कि पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी अपनी प्राथमिकता को चुनेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 का सभी को आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए क्वेश्चन आपका EVS के बुक से आया था। लिखा है जानवरों के दांत। तुमने देखा होगा कि जानवरों के दांत अलग अलग तरह के होते हैं। गाय के आगे के दांत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत कैसे होते हैं? चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। तो इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, घास एवं साग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घास एवं साग खाने के लिए ये लोग अपनी प्राथमिकता देंगे इन दांतों के रहते हुए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, घास एवं साग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है। आपको बताना है कि ऐसे पौधों को क्या कहेंगे जो लवणीय जल में उगते हैं, खारे जल में उगते हैं। पहला ऑप्शन है लवण, मृदोभिद या फिर हेलोफाइट। दूसरा ऑप्शन है समोदभिद, शमोदभिद या फिर मीजोफाइट। तीसरा मरुभिद या फिर जेरोफाइट। और चौथा ऑप्शन है आथपोभिद या फिर हीलियोफाइट। पहला ऑप्शन क्या था? लवण, मृदोभिद। दूसरा ऑप्शन है समोभिद, जबकि तीसरा ऑप्शन है मरुदभिद और चौथा ऑप्शन है आथपोभिद। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सब लोगों को पता होगा कि जो पौधे
लवड़ी जल में उगते हैं उनको हम कहते हैं हेलोफाइट। क्या कहते हैं? लवड़ मृदोभिद पौधा उनको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। हेलोफाइट हम उनको बोलते हैं। क्वेश्चन आया था आपकी बुक से, लिखा है लवड़ मृदोभिद। क्या लिखा है? लवड़ प्लस मृद प्लस उभिद, यानी कि उन पादपों को कहते हैं जो लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं। जो खारे जल में पैदा होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं लवण मृदोभिद। यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उनको बोलते हैं हेलोफाइट। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट पौधा बोलते हैं जो खारे जल में उगते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आगे है आपका, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है महाराष्ट्र से, राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से या फिर कश्मीर से। ये नया क्वेश्चन देखने को मिला था। 2 क्वेश्चन नए थे। एक जो पहला था ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी नया क्वेश्चन उठाया गया था। पिछली शिफ्टों में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। डायरेक्ट आपको 5 जनवरी की शिफ्ट में ईवीएस का जो पार्ट था वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला कहाँ से संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित है महाराष्ट्र से। कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया होगा उनका ये आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ये देखिए लिखा है, महाराष्ट्र की ठाकर जनजाति द्वारा प्रचलित है। ठाकर समुदाय को 2000 की आबादी वाली एक अनुसूचित जनजाति माना जाता है। इसे 36 उपजातियों या समूह जातियों उपजातियों को जमात के रूप में जाना जाता है। मोटे तौर पर चित्रकथा 4 रूपों में पहचानी जाती है। तो ये हो गया, यहाँ से क्वेश्चन लिया गया था आपका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। संथाली जनजाति, गद्दी जनजाति या फिर गौड़ जनजाति या फिर साहविया जनजाति। तो बताइए इनमें से ऐसी कौन सी जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं? हिमाचल प्रदेश के बारे में पूछा गया है। संथाली हो जाएगा, गद्दी हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा या फिर साहबिया जनजाति हो जाएगा। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? क्वेश्चन नंबर 10 का सभी को आंसर बताना है। हमें पता है कि गौड़ जनजाति कहाँ की है। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। यह है मध्य प्रदेश की। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है गौड़ जनजाति। अगर हम बात करें अपनी संथाली जनजाति की, तो ये हमारी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? संथाली पाई जाती है कहाँ पर? झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पर? झारखंड में पाई जाती है संथाली। तो ये जो यहाँ पे पूछी गई है हिमाचल प्रदेश की इनमें से कौन सी जनजाति है, तो वो हो जाएगी गद्दी। कौन सी है? गद्दी जनजाति है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। संथाली झारखंड की है, गौड़ जनजाति एमपी की है। तो यहाँ पर गद्दी जनजाति जो है ये हो गई आपकी हिमाचल प्रदेश की। देखिए लिखा भी होगा यहाँ पर, ये लिखा है गद्दी। क्या लिखा है? गद्दी। और ये हिमाचल प्रदेश गद्दी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन आपके ये मैप से आया था एवीएस की बुक से। इसका ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया था उनका सबका हो जाएगा सही। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? गद्दी। जबकि संथाली झारखंड में और गौड़ जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप आपको बताना है इनमें से कौन सा है? सत्रिया, रौफ, चेराओ या फिर गरबा। तो सभी को बताना है। सत्रिया हो जाएगा, रौफ हो जाएगा, चेराओ हो जाएगा या फिर गरबा हो जाएगा। बताइए मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप इनमें से कौन सा हो जाएगा? सभी लोग आंसर करेंगे। सत्रिया कहाँ का है सभी लोग बता दीजिए एक बार। ये जो है सत्रिया ये है कहाँ का? असम का है। कहाँ का है? असम का नृत्य है सत्रिया। अगर हम लोग बात करें गरबा की, तो गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का हो गया गरबा। उसके बाद में रऊफ की बात करें तो रऊफ कहाँ का है? रऊफ नृत्य कहाँ पे होता है? जम्मू एंड कश्मीर में होता है। अब आपका एक ही ऑप्शन बचा है चेराओ। ये कहाँ पर होता है? ये होता है मिजोरम में। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? चेराओ नृत्य होता है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। सत्रिया कहाँ पर होता है? असम में होता है। और जो रौफ नृत्य ये होता है जम्मू कश्मीर में। गरबा होता है गुजरात में, चेराव होता है मिजोरम में। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना अपने पास में। क्वेश्चन आया था आपकी बुक से, लिखा है फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं। चेराव नाच भी करते हैं। और ये देखिए लिखा है मिजोरम राज्य के पहाड़ पर कैसे जंगल होते हैं, वहाँ लोग कैसे क्या करते हैं। तो ये मिजोरम राज्य की बात चल रही थी यहाँ पर।
ये देखिए, ये यहाँ पे मिजोरम लिखा है, यहाँ पे लिखा है चेराव नाच। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, क्या हो गया, चेराव। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन आपकी ईवीएस में बुक में कहीं पर नहीं दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन आपकी जानकारी के लिए पूछा गया होगा कि आपको ये सब पता है कि नहीं पता है। जीके का क्वेश्चन है ये, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक। क्या हो जाएगा, डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो रेल मार्ग है, सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। देखिए आगे हमने लगा रखा है, जीके से क्वेश्चन आया था, ये वाला आपका जीके का क्वेश्चन है। ये हो गया डिब्रूगढ़ यहाँ पर आपका असम साइड में, और ये हो गया कन्याकुमारी आपका नीचे तमिलनाडु में। तो ये सबसे लंबी जो है रेल की लाइन है आपकी। यहाँ पे देखिए लिखा है डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है विवेक एक्सप्रेस। 82 घंटे और 45 मिनट चलने के बाद में पहुँचती है। और कितने किलोमीटर चलती है? 4263 किलोमीटर चलती, कितनी? 4263 किलोमीटर दूरी तय करती है ये। तो सबसे लंबी इसी लाइन की हो गई, डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन आया था आपका जीके से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? आपको बताना है कि कल्पना चावला का निधन जो है अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? 2000 में हुआ था, 1998 में, या फिर 2006 में, या फिर 2003 में? तो इसका आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर करिए एक बार सभी लोग। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? 2003 जिन लोगों ने किया उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। कब इनका निधन हुआ था? 2003 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन आया था आपकी क्लास 3rd की इंग्लिश की बुक से, कल्पना चावला और इनकी जो मौत हुई थी, यानी कि इनका जो ये देखिए लिखा है लैंड स्ट्रिप ऑन सैटरडे 1 फरवरी 2003। लैंड स्ट्रिप इनकी कब हुई थी? सैटरडे का दिन था 1 फरवरी 2003 में जो है किलिंग ऑल 7 लोग जो है इसमें थे। कितने लोग थे? 7 लोग थे, सातों के सातों लोग क्या हो गए थे? मारे गए थे इस दुर्घटना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 2003। तो ये कहाँ से आया था? आपकी कक्षा 3 की इंग्लिश की बुक से क्वेश्चन लिया गया था। आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं। जो हमारे पक्षी हैं वो कई प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तने में अपने घोंसले बनाते हैं? कौवे हो गए, बसंत गोरी, या फिर सकराखोर, या फिर दर्जन चिड़िया। तो आपको बताना था इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है, आपको ये बताना है। कौवा बनाएगा, बसंत गोरी, या फिर शकरखोरा पक्षी, या फिर दर्जन चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 14 का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया है बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? बसंत गोरी जो होता है ये पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, लिखा है गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। ये है बसंत गोरी। क्या करता है? गर्मियों में पेड़ में गड्ढा करता है, इसको बोलते हैं टुक टुक की आवाज़ आती रहती है, उसी के अंदर गड्ढा करके ये क्या करता है? अपने अंडे देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बसंत गौरी। आगे देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है आज का। लिखा है वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा। क्या है कि जब महामारी आई थी हमारे यहाँ पर, जब कोविड-19 आई थी, तब डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने के लिए सभी को बोला था। तो ऐसा क्यों बोला था ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, यह दृष्टिवर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है, यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है। तीसरा ऑप्शन है, इससे भूख बढ़ती है। जबकि चौथा ऑप्शन है, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। तो आपको बताना था कि विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने के लिए डॉक्टरों ने हमें क्यों बोला था। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है, विटामिन सी जो होता है। इसीलिए डॉक्टरों ने कहा था कि जब महामारी चल रही थी कोविड-19, कि सभी लोग क्या करिए? विटामिन सी युक्त भोजन ग्रहण करिए। तो इसका जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ये देखिए
आपका क्वेश्चन यहाँ से लिया गया था, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। विटामिन क्या करते हैं, जब हमारे शरीर में कोई रोग आता है तो उससे हमारी रक्षा करते हैं। आगे लिखा है विटामिन सी क्या होता है, स्कर्वी इसको बोलते हैं। मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, इसकी कमी से क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है। अगर कोई घाव हो जाता है तो उसको भरने में अधिक समय भी लगता है। तो ये सब इसकी कमी से जो है रोग हो जाते हैं। तो इसका आंसर विटामिन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यह हो गया विटामिन सी का, कि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने के लिए ताकत प्रदान करता है, जो विटामिन सी होता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।